हल्द्वानी में जो हुआ, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में अप्लाई किया तो क्या होगा? क्या आर्टिकल 44 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए देश तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने लाए हैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज प्रोटेस्ट्स वर सीन फॉर द डिमांड ऑफ 6th शेड्यूल? आपके ऑप्शंस है ए लद्दाख, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी अंडमान एंड निकोबार। सो फ्रेंड्स, शायद आप में से कईयों ने अभी तक ये न्यूज़ देख ली होगी जहां हल्द्वानी में राइट्स हुए हैं। ये एक मदरसा को और नमाज प्लेस को हटाने की ड्राइव में रिटेलिएशन में हुआ एक एक्शन है। हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन में सिचुएटेड एक सिटी है। एक्चुअली जो मदरसा एंड नमाज प्लेस थे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था और वो गवर्नमेंट की लैंड पर बने हुए थे। और जब इन स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए पुलिस और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम गई थी, जैसे ही उन्होंने मदरसा को तोड़ना स्टार्ट किया जेसीबी की मदद से, वैसे ही उन पर हेवी स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गई और इसमें पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे एम्प्लॉयज सीवियरली इंजर्ड हुए हैं। और जब आगे स्टोन पेल्टिंग का जवाब पुलिस ने टीयर गैस के रूप में दिया तो जो एडजॉइनिंग लोकेलिटीज थी वहां से भारी मात्रा में मॉब ने आकर प्रोटेस्ट किया और इवन इलीगली ऑप्टेड वेपन्स से पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की है। पर क्या ये मामला सिर्फ इतना ही है और इतनी एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए उसको लेकर इतना बड़ा रिएक्शन जस्टिफाइड लगता है? नहीं। तो देखिए, ये भले ही एक इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली उत्तराखंड में एक अंडरकरंट चल रहा है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी कोई खास मेहरबान दिखाई नहीं दे रही है आज की रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट पर, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हेड करते हैं। एंड द रीजन बीइंग द अपकमिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कभी सुना है आपने? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता। यानी जैसे इस देश में जो क्रिमिनल लॉज है, मतलब जैसे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जैसे मर्डर, थेफ्ट और बाकी भी कई सारी, तो यहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ उसकी जो कास्ट या रिलीजन है, जो कन्विक्शन होता है यहाँ पर वो आईपीसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। पर वही इस देश में जैसे कई सारे रिलीजन्स एंड ट्राइब्स साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्रकार से हर रिलीजन के अनुसार अपने अपने पर्सनल लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम सिविल लॉज भी कहते हैं। ये जो सिविल लॉज है ये बेसिकली मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अडॉप्शन जैसे कुछ मैटर्स को लेकर है और इनमें हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग प्रोविजंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हिंदूज को केवल एक वाइफ या एक हस्बैंड होना अलाउड है। वही मुस्लिम्स के केस में पॉलीगैमी या मल्टीपल वाइफ्स होना ये परमिटेड है। तो यूसीसी के आ जाने के बाद ये सारे लॉज सारे रिलीजन्स के लिए इक्वली अप्लाई हो जाएंगे। और इस बिल में एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है जो है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है ये बताना शायद जरूरी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट फिर भी एक बार हम सहूलियत के लिए बता देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप मतलब जब कोई भी दो इंडिविजुअल्स, मोस्ट प्रोबेबली अ मेल एंड अ फीमेल, किसी रिलेशनशिप में साथ रहने लगते हैं पर बिना ऑफिशियली शादी किए। पर जब ऐसे लिव इन रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अगर इस रिलेशनशिप के थ्रू जो बच्चे का जन्म होता है, तो उस केस में उनको ऑफिशियल जो सारे पेरेंटल और बाकी चीज़ों के जो राइट्स मिलने चाहिए उन्हें ये राइट्स नहीं मिलते, उनसे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू होने वाले बच्चे हैं उनको वो सारे राइट्स अवेलेबल रहेंगे जो नॉर्मल बच्चों को आउट ऑफ अ लीगली वेडेड कपल जो अवेलेबल है, वो सारे राइट्स इन बच्चों को भी अवेलेबल हो जाएंगे। इन बच्चों के राइट्स को डिफाइन करने में अथॉरिटीज को और इवन जुडिशियरी को, कोर्ट्स को बहुत प्रॉब्लम जाता है क्योंकि उन्हें एट फर्स्ट प्लेस उस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ही कोई आइडिया नहीं था। तो इस एम्बिग्यूटी को और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उत्तराखंड असेंबली ने जो यूसीसी का बिल पास किया है उसमें ऐसी प्रोविजंस है कि अब जो कपल्स है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको विद इन 1 month ऑफ एंटरिंग इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप उसको जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। और इसमें आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और एक छोटा सा वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा जिसे स्क्रूटिनी भी कहते हैं। तो इसमें वो आपसे प्रूफ्स मांगेंगे आपके एडल्ट होने के, उसके साथ साथ वो ये भी इंश्योर करेंगे कि दोनों जो इंडिविजुअल्स इस लिव इन रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं वो अनमैरिड होना जरूरी है और क्या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से इस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इसको वेरीफाई किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट के पास सेफगार्ड्स देने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए प्रॉपर डेटा अवेलेबल रहे। वही दूसरी साइड अगर कोई कपल रजिस्टर करने में फेल हो जाए अपनी लिव इन रिलेशनशिप को तो उनको 10,000 रुपीज तक का फाइन और 3 महीने तक की जेल का प्रोविजन भी इस बिल में इंक्लूडेड है। दूसरी ओर लिव इन रिलेशनशिप को एंड करने के समय भी
इस चीज़ को उन्हें गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी है, ताकि इन दोनों इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स में से नेक्स्ट टाइम अगर किसी इंडिविजुअल को किसी और लिव इन रिलेशनशिप में किसी और व्यक्ति के साथ रहना हो या फिर शादी करना हो, तो गवर्नमेंट के पास में उनका पूरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। बट इसके अलावा भी एक नोट करने वाली बात इस बिल में यह है कि इस बिल की कोई भी प्रोविजंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ट्राइबल्स जो है हमारे देश के स्पेशली जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कह लीजिए या अंडमान निकोबार वगैरह में कह लीजिए, बट यहाँ पर बात सिर्फ उत्तराखंड की हो रही है, तो हमारे देश के जो ट्राइबल्स है उनकी कस्टम्स और ट्रेडिशंस ये बहुत ही यूनिक है और ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। और वो जो ज़माने का ग्लोबलाइजेशन हुआ या फिर जो रैपिडली चेंज हुआ ज़माना, उससे वो अनटच्ड है। वो अपने ट्रेडिशनल वे में आज भी अपने ट्रेडिशंस कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए उनकी एक इस यूनिक फीचर को समझते हुए गवर्नमेंट को उनके ट्रेडिशंस के और उनके कल्चर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसीलिए इस बिल की कोई भी प्रोविजंस ट्राइबल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ओवरऑल ऐसा है ये पूरा मामला और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बन गया है ये आजकल सोशल मीडिया पर और ओवरऑल भी आम जनता के बीच में भी ये पूरा इशू काफ़ी चर्चाएं हो रही है इसके ऊपर। तो देखते हैं आगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। ये सारे अपडेट्स हम लोग आप तक के कंटिन्यूसली पहुंचाते रहेंगे, इसीलिए जस्ट स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। और अब आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आंसर है ए, लद्दाख। जी हाँ, रिसेंटली लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 6th शेड्यूल को अप्लाई करने की जोरदार मांग उठ रही है और इसके लिए रिसेंटली कुछ दिनों पहले -20 डिग्री जितनी फ्रीजिंग कोल्ड में भी लद्दाख के सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उतर आए हैं। और इसी के साथ उनकी और भी कुछ डिमांड्स है और उनके और भी कुछ इश्यूज है। और वो कौन से इश्यूज है और वो क्यों इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए हैं, इसे समझने के लिए लद्दाख टॉपिक पर बना हुआ हमारा YouTube वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।